A Tale of Two Cities, Part 1. A Tale of Two Cities by चार्ल्स डिकेंस। वो बहुत अच्छा जमाना था, वो बहुत ही बुरा जमाना था। वो दौर था अक्लो शऊर का, और उसी दौर में अक्लो शऊर का दूर दूर तक पता ना था। वो यकीन का दौर भी था, और वही दौर था शक और बेयकीनी का। वो मौसम था रोशनी का, और वही मौसम था तारीकी का। बहार की मानिंद उम्मीदें ही उम्मीदें, और खिजा की मानिंद मायूसियां ही मायूसियां। कभी मालूम होता हमारे पास सब कुछ है, और कभी लगता हम खाली हाथ हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। हम सब जन्नत की तरफ जा रहे थे, या फिर शायद हम जहन्नुम की जानिब गामजन थे। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि उस दौर का हाल हमारे आज के जमाने की तरह का था, और उसके अहम तरीन लोग इस बात पर बज़िद नजर आते कि उस दौर को तमाम तर अच्छाइयों और बुराइयों के साथ कबूलियत की सनद दे दी जाए। 1775 में जबकि किंग जॉर्ज इंग्लैंड का हुक्मरान था, अमनो अमान की सूरत हाल बेहद खराब थी। जराइम बहुत ज्यादा थे, चोरियां और डाके रोजमर्रा का मामूल था। दूसरी तरफ फ्रांस की सूरत हाल भी अबतर थी। मईशत तबाहाल थी, और मजहब के नाम पर मजालिम जारी थे। ऐसे हालात में जबकि मामूली शक पर बच्चों के हाथ और जुबान काट दी जाती थी, आम लोग इन मजालिम के खिलाफ खामोशी से इनकलाब की तैयारी कर रहे थे। हर तरफ शक और खौफ की फजा थी, माहौल घुटन ज़दा था। नवंबर के आखिरी दिन थे और जुमे की रात। एक घोड़ा गाड़ी जिसे 4 घोड़े कीचड़, वजन की ज्यादती और बुलंदी की जानिब रास्ता होने की वजह से बड़ी मुश्किल से खींच रहे थे, उसके 3 मुसाफिर नीचे उतरे और गाड़ी को आगे बढ़ाने में मदद करने लगे। शदीद सर्दी का मौसम था, और आपस में अजनबी होने की वजह से वो बहुत कम गुफ्तगू कर रहे थे। हालात खराब होने की वजह से हर शख्स दूसरे पर शक करता था। लूट मार का डर था, इसीलिए एक मुसल्लह गार्ड उस घोड़ा गाड़ी में भी मौजूद था। घोड़े पर सवार बहुत तेज रफ्तारी से एक दूसरा आदमी आया, जिसने जार्विस लॉरी के बारे में दरियाफ्त किया। पैगाम लाने वाला आदमी जेरी क्रंचर था। वो और जार्विस लॉरी दोनों ही टेल्सन्स बैंक के मुलाजिम थे। जेरी क्रंचर बैंक की तरफ से जार्विस लॉरी के लिए पैगाम लाया था कि डॉवर पहुंचकर वो एक लड़की का इंतजार करे, जो उसके साथ पेरिस फ्रांस जाएगी। पैगाम के मुताबिक डॉवर पहुंचकर जार्विस वहां रॉयल जॉर्ज होटल में रहाइश पजीर हुआ, और वेटर को कहा कि जैसे ही एक लड़की उससे मिलने आए उसे उसके कमरे में भेज दे। दोपहर के वक्त वो लड़की, जिसका नाम लूसी मैने था, वहां पहुंच गई। वो नीली आंखों और सुनहरे बालों वाली 17 साल खूबसूरत लड़की थी। उसने जार्विस को बताया कि टेल्सन्स बैंक की तरफ से उसे हिदायत मिली है कि चूंकि वो अपने मरहूम वालिद की जायदाद के सिलसिले में फ्रांस जाना चाहती है, लिहाजा वो जार्विस के साथ ही सफर करे, क्योंकि वो भी उसी बैंक का मुलाजिम है और उसी सिलसिले में फ्रांस जा रहा है। यही वजह थी कि उसे रास्ते में इत्तला दी गई कि वो लड़की का इंतजार करे। जार्विस उस लड़की लूसी को मामले के बारे में आगाह करता है। वो उसे बताता है कि दरअसल उस लड़की का बाप मरा नहीं बल्कि जिंदा है। बहुत अरसे पहले उसे पेरिस फ्रांस की जेल में कैदी बना लिया गया था। अब उसे रिहाई मिल चुकी है, और वो अपने एक पुराने मुलाजिम की हिफाजत में है। उस लड़की का बाप बहुत ज़हीन इंसान और पेशे के लिहाज से डॉक्टर था, जिसका नाम अलेक्जेंडर मैने था। उसने एक अंग्रेज लड़की से शादी की और एक रोज अचानक गुम हो गया। बहुत तलाश के बावजूद भी जब वो ना मिला तो उसकी बीवी अपनी बच्ची यानी इसी लड़की लूसी के साथ लंदन आ गई और टेल्सन्स बैंक को अपने मामलात सुपुर्द कर दिए। जार्विस लॉरी उस वक्त भी इसी बैंक में मुलाजिम था, और उस वक्त भी उन मामलात में शरीक था जैसा कि अब है। इस लड़की की वालदा भी फौत हो गई। इन बातों से उस लड़की लूसी को ये मालूम हुआ कि वो अपने बाप से मुलाकात की खातिर पेरिस जा रही है, ना कि जायदाद के मामलात को हल करने के लिए।
उसे मालूम था कि 18 साल की तवील जेल काटने के बाद उसके वालिद की हालत अजीबो-गरीब हो गई होगी। वो इन अजीबो-गरीब सच्चाइयों को सुनकर इस कदर परेशान हुई कि बेहोश हो गई। होटल की मुलाजमा मिस प्रॉस ने उसकी बेहद अच्छी देखभाल की और जार्विस ने उसे भी दावत दी कि वो भी उन दोनों के साथ पेरिस चले, क्योंकि लड़की की देखभाल के लिए उसकी जरूरत थी, मगर उसने इनकार कर दिया। अब फ्रांस के अबतर हालात, गुर्बत और मजालिम दिखाए जा रहे हैं। एक गंदी सड़क पर शराब का ड्रम लोगों के हाथों से गिरा और टूट गया। शराब जमीन पर फैल गई। गरीब लोग जो बेमकसद बैठे वक्त गुजार रहे थे उस तरफ भागे और पत्थरों के दरमियान मौजूद शराब को हलक में उतारने लगे। सुर्ख रंग की शराब जो जमीन के साथ मिल गई थी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई। गरीब लोग कीचड़ में मिली शराब भी पी गए। जिन लोगों को रोटी ना मिलती हो उनके लिए ये शराब दावत थी। शराब पीने के बाद कुछ देर लोग हंसते रहे, कहकहे लगाते रहे, एक दूसरे को सेहत की दुआएं देते रहे। साफ महसूस हो रहा था कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हर गरीब को दूसरे की गुर्बत का एहसास भी था और ख्याल भी। कुछ देर की खुशी के बाद दोबारा ऐसा महसूस हुआ जैसे वो जगह कब्रिस्तान हो। तमाम लोग खामोश थे, उदास थे। सर्द माहौल और गुर्बत की वजह से उनकी हालत बेहद खराब थी। शराब जहाँ गिरी थी वो मुकद्दस जगह का फर्श था। शराब का रंग सुर्ख था। जिसने भी शराब पी उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, कपड़ों में सुर्ख दाग इस तरह लग चुके थे जैसे शराब न हो, खून हो। इसी हालत में एक शख्स ने सुर्ख रंग की शराब से दीवार पर खून लिख दिया। वो लोग गरीब थे, हर तरफ गंदगी थी, बीमारी थी, इल्म हासिल करने का कोई वसीला ना था और सबसे बढ़कर खाने को भी कुछ न था। हर शख्स गरीब था, भूखा था। छोटे बड़े हर शख्स के चेहरे पर लिखा एक लफ्ज साफ पढ़ा जा सकता था, मैं भूखा हूँ। लोग न सिर्फ भूखे थे बल्कि डरे हुए भी, क्योंकि खूनख्वार कुत्ते उन्हें अपने पीछे लगे हुए महसूस होते। उन लोगों के जिस्म कमजोर थे और रूहें जख्मी। अगरचे वो खौफजदा थे मगर हर एक के दिल में बदले की ख्वाहिश थी। यही वजह थी कि वो हथियार तैयार कर रहे थे, बदला लेने की ख्वाहिश के साथ, जुल्म को खत्म करने के लिए, बदउन्वान हुक्मरानों को खत्म करने के लिए, भूख को खत्म करने के लिए, बेइंसाफी को खत्म करने के लिए। दीवार पर जो लफ्ज खून लिखा गया था वो उनके दिल की आवाज थी। गरीबों पर जुल्म हद से बढ़ चुका था और उन्हें इल्म था कि शराब की तरह सड़कों पर खून की नदियां बहेंगी और इनकलाब जरूर आएगा। लंदन से आए हुए जार्विस, लूसी और मिस प्रॉस एक शराब खाने में बैठे हुए थे। ये दो इनकलाबी मियाँ बीवी की मलकियत था जिनके नाम अर्नेस्ट डिफार्ज और मैडम डिफार्ज थे। ये सब ऊपर की मंजिल में डॉक्टर मैने से मिलने गए जहां वो जूते बनाने में मशहूर थे। जेल में उन्हें ये काम सिखाया गया था। उन्हें अपने इर्द गिर्द की कोई खबर ना थी। पूछने पर उन्होंने अपना नाम जेल की सेल के नाम पर 105 नॉर्थ टावर बताया, जहां वो 18 बरस तक कैद रहे थे। उनकी याददाश्त तवील कैद की वजह से जाती रही थी और उनकी जहनी और जिस्मानी हालत बेहद खराब थी। उनकी बेटी लूसी ने उनसे मोहब्बत की बातें की और कहा कि वो उन्हें वापस लंदन ले जाने के लिए आए हैं। मिस्टर मैने के बात करने का अंदाज ऐसा ही था जैसे मशीन हो। बहुत देर सोचकर बात समझते और जवाब देने में भी मुश्किल हो रही थी। जेल की तारीक काल कोठरी में रहने के बाइस रोशनी बर्दाश्त करना भी मुश्किल था। उनकी बेटी लूसी रो रही थी, अपने बाप को प्यार कर रही थी। पहले वो हैरान और परेशान बैठे रहे, फिर लड़की के बालों को देखा। अपने गले में बंधी हुई तावीज नुमा चीज खोली जिसमें चंद लंबे सुनहरे बाल मौजूद थे। हैरान होकर बोले, ये कैसे मुमकिन है? ये तो एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे।
जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो ये मेरे कंधों पर थे, क्योंकि उस वक्त मेरी प्यारी मासूम बेटी ने अपना सर मेरे कंधों पर रखा हुआ था। मैंने जेल के लोगों से दरख्वास्त की कि मेरे पास मेरी बेटी की ये निशानी रहने दो। ये मुझे भागने में तो मदद नहीं दे सकते, मगर मेरी रूह को सुकून जरूर देते रहेंगे। बेटी, तुम कौन हो? जवाब में वो रो रही थी। बाप के बेजान चेहरे पर रौनक आ चुकी थी, आंखें जगमगा उठी थी। प्यारे अब्बू जान, मैं आपको लेने आई हूँ। हम अपने मुल्क जाएंगे। अब हम एक साथ रहेंगे, खुशियों भरी जिंदगी बसर करेंगे। वो दोनों रोते रहे, एक दूसरे को प्यार करते रहे। सफर का बंदोबस्त किया गया। कैदी बाप की अजीब हालत थी। जहन साथ नहीं दे रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो कैद में है या आजाद है? हाँ, कैद की जिंदगी ने ये सिखा दिया था कि हर हुक्म को मानना है, इसलिए जो भी उसे कहा जाता वो मान लेते। आंखों में खौफ भी नजर आता, मगर ये इल्म हो चुका था कि वो लड़की उसकी बेटी है। उसे देखकर और उसकी आवाज सुनकर चेहरे पर इत्मीनान और आंखों में रौनक आ जाती। कुछ मुश्किलात का मुकाबला करते हुए बाप बेटी फ्रांस से इंग्लैंड पहुंच गए। अब मार्च 1780 के दिन है और उन लोगों की लंदन वापसी को 5 साल गुजर चुके हैं। जेरी, जो कि टेल्सन्स बैंक का मुलाजिम है, को कहा गया है कि वो ओल्ड बैले कोर्ट में जार्विस लैरी को पैगाम दे, जहां वो एक मुकदमे की समाअत के दौरान मौजूद है। इस केस में चार्ल्स डार्ने नामी 25 साल खूबसूरत नौजवान के खिलाफ इल्जामात लगाए गए हैं कि वो फ्रांसीसी है और उसने कई मर्तबा फ्रांस से इंग्लैंड का सफर इसलिए किया कि वो अहम और कीमती दस्तावेजात इंग्लैंड से फ्रांस पहुंचाए और इस जासूस की सजा मौत होनी चाहिए। बहुत से लोग उसकी मौत की सजा का इसलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि उसकी मौत का नजारा उनके लिए निहायत दिलचस्प था। उनके वकील मिस्टर स्ट्राइवर ने यह साबित कर दिया कि जॉन बर्सार्ड और रॉजर क्लाइव खुद जासूस हैं। और दिलचस्प बात यह कि उसके अपने असिस्टेंट सिडनी कार्टन की शक्ल सूरत भी बिल्कुल मुलजिम की ही तरह है, लिहाजा उसको धोखे में भी पकड़ा जा सकता है। ये हकीकत भी थी कि उन दोनों की शक्लों और जिस्मानी साख्त में बेहद मुशाबिहत थी। अदालत ने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया और मुलजिम चार्ल्स डार्ने को रहा कर दिया गया। जब सब लोग उसे मुबारकबाद दे रहे थे तो डॉक्टर मैने ने उसे गौर से देखा और चंद पुरानी यादों के आने की वजह से उसकी सेहत खराब होने लगी और उन्हें फौरी तौर पर घर ले जाया गया। दर हकीकत पुरानी यादों ने उन्हें बेहद परेशान कर दिया था, जो कि चार्ल्स डार्ने को देखकर उन्हें याद आ गई थी। चार्ल्स डार्ने की रहाई में सबसे बड़ा हाथ सिडनी कार्टन का था, मगर ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। उसके बताने पर ही कि मुलजिम और उसकी शक्लें बेहद मिलती थी, अदालत ने रहाई का हुक्म दिया था। सिडनी कार्टन एक हसास किरदार है। उसे दुनिया से शिकायत है कि किसी ने भी जिंदगी में उसका ख्याल नहीं रखा और अब उसको भी दुनिया में किसी की फिक्र नहीं है। वो और उसका बैरिस्टर मिस्टर स्ट्राइवर स्कूल के जमाने के दोस्त थे। सिडनी कार्टन ने हमेशा दूसरों की मदद की, दूसरे उसकी मदद की वजह से आगे निकल गए और वो खुद पीछे रह गया। मिस्टर स्ट्राइवर की कामयाब वकालत के पीछे भी दर हकीकत उसी का हाथ था। अपने गमों की वजह से वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगा था, जबकि उसका बैरिस्टर मिस्टर स्ट्राइवर शौकिया बहुत ज्यादा शराब नोशी करता था। अलेक्जेंडर मैने, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फ्रांस में डॉक्टर थे। वो सेहतयाब हो रहे थे और उन्होंने इंग्लैंड में मरीजों को देखना भी शुरू कर दिया था, मगर अब भी कभी कभी जेल की पुरानी यादें उन्हें परेशान करती थीं और उस वक्त वो जूते सीने में मशहूर हो जाते। जार्विस लॉरी उनका दोस्त बन चुका था और अक्सर उनके पास मुलाकात के लिए आता।
मिस प्रॉस घर की देखभाल करती थी और उसे लूसी का चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन से मिलना बहुत बुरा लगता था, जो कि अक्सर उससे मिलने उसके घर आते थे। गरीब को रोटी नहीं मिल रही थी और अमीरों ने चार मुलाजिम सिर्फ खाने की तैयारियों के लिए रखे हुए थे। रोजाना दावतें उड़ाई जाती। हुकूमती मामलात चलाने के बजाय अय्याशियों की तरफ ध्यान था। फ्रांस की क्या बात करें, हर मुल्क में अमीर और गरीब के दरमियान यही फर्क रहता है। जहां अपना मुफाद होता है वो कानून लागू कर दिया जाता है और जहां गरीब का फायदा नजर आता है उस कानून के अमल दरामद का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमीरों का ख्याल था कि दुनिया और उसकी आसाइशों को हासिल करना उनका मजहबी और कानूनी हक है, जबकि गरीब को कोई हक हासिल नहीं है। जब अमीर की दौलत खत्म होने लगती तो अपने खानदान के फर्द को दूसरे अमीर से शादी के बंधन में बांधकर दोबारा दौलत हासिल करके अय्याशियों को जारी रखा जाता। मुल्क चलाने वालों की अखलाकी और इंतजामी हालत बेहद खराब थी। सिपाहियों को जंग का इल्म न था। मजहबी लोग मजहब से दूर, गर्ज ना अहल लोगों ने हुकूमत पर कब्जा किया हुआ था। अमीरों का शानदार इलाज और गरीब बगैर इलाज के मर रहे थे। झूठे आलमों की कद्र और पढ़े लिखों की बेकदरी। गरीबों के लिए फटे पुराने कपड़े भी नहीं और अमीरों के लिए आलीशान लिबास। मगर ये अय्याशियां, शानदार लिबास और दावतें भूखे आवाम को नजर आ रही थी। इसी तरह का एक अमीर आदमी मार्की एवरेमोंट अपनी शानदार घोड़ा गाड़ी में बैठा था। शाहाना अंदाज में निहायत तेज रफ्तारी से उसकी गाड़ी भाग रही थी। लोग खौफजदा होकर इधर उधर भागकर जान बचाते, मगर एक बच्चा भाग ना सका और गाड़ी के नीचे आकर मर गया। आमतौर पर ऐसे मौकों पर गाड़ियां बगैर देखे कि कौन मरा आगे चली जाती। आ टेल ऑफ टू सिटीज़ का अगला हिस्सा पढ़ने के लिए एंजॉय नॉवेल्स वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें।